हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। चलिए आइए मैं आधुनिक उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? आधुनिक उत्तराखंड। ऐसे बोलेंगे उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास। ठीक बात है, ऐसे बोलेंगे, है ना? ठीक है, हम यही पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, है ना? तो वही शुरू कर रहा हूं मैं। हमने शायद दो पार्ट आपने देखे होंगे, मैंने दो पार्ट डाले हैं। अब ये जो पार्ट है हमारा, ये थर्ड पार्ट है। इसके बाद काफी हद तक पूरा हो जाएगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक रह गए हैं उत्तराखंड के, फिर मैं उन्हें पूरा करूंगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से लगभग सारे तथ्य पूरे हो जाएंगे। चलिए, एक बात आज आप नोट कीजिए, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। क्या आपके आगे परीक्षाएं होने जा रही हैं? तो जैसे परीक्षाएं होने जा रही हैं, तो अब आपको लगता होगा आपके पेपर में उत्तराखंड 45 से 50 मार्क्स का पेपर आता है। पेपर उत्तराखंड आता है 100 क्वेश्चन में से। कभी 45 भी देता है, कभी 50 भी देता है, और कई बार तो उसने 55 मार्क्स भी डाल देता है पेपर में। तो अब हमें क्या करना चाहिए, मैं थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता देता हूं जो आपके लिए लाभकारी होगी। ठीक है, आपको फायदा होगा। अब आप कहेंगे कि क्या मतलब है इसका? देखिए, जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं ना, मैंने लगभग 4 बुक, जो स्टैंडर्ड बुक है उत्तराखंड में इतिहास की स्टैंडर्ड, वो मैंने सारी कवर कर दी ना। तो अब आपको क्या पढ़ना चाहिए इसके अलावा आप बस अगर जो पढ़ेंगे तो आपकी परीक्षा वाणी रहेगी। ठीक बात है, परीक्षा वाणी। इसके अलावा बस आप परीक्षा वाणी पढ़ेंगे और कोई किताब मत पढ़िएगा उत्तराखंड की। मेरे ख्याल से लगभग सभी क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। आज हम आधुनिक उत्तराखंड का जो आधुनिक इतिहास है उसका ये वाला पार्ट पूरा कर रहे हैं। फिर उत्तराखंड के अगली वीडियो में उत्तराखंड के कमिश्नर, वन प्रबंधन और अन्य जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें पूरा करके अगली वीडियो में लगभग मैं समझता हूं कि पूरा हो जाएगा आपका उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, तो अब आप ज्यादा इधर उधर मत भागिएगा, केवल परीक्षा वाणी को साथ लगाइएगा, क्योंकि कई तथ्य होते हैं, जैसे गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की, ये यात्रा की, और ज्योग्राफी के पार्ट, वो आपको वो परीक्षा वाणी से ही पढ़ने पड़ेंगे और पूरी किताब में आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर जो आप मेरी बात सुनते हैं तो आप ये वीडियो को अच्छे से याद कर लें, उसके अलावा परीक्षा वाणी को पढ़ें। फिर देखेंगे हम हिंदी शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं। आपका परीक्षा आने वाली है, मैं उत्तराखंड पे इसलिए बल दे रहा हूँ। मान लो 45 मार्क्स का ये आया प्लस 20 मार्क्स की हिंदी आई, तो 65 मार्क्स का तो आपका यही हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये देख लीजिए। ठीक है, फिर जो टॉपिक रह जाएंगे फिर फटाफट देखेंगे। अगर ऐसी बात हुई, मान लो हमें पता लग जाए कि आपका 40 दिन बाद पेपर है, तो मैं रोज आपके लिए मिक्स 100 क्वेश्चन भी लाऊंगा, तो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी हो जाएगा, है ना? मैं अभी उस स्तर पे आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा कि रोज 100 क्वेश्चन डाल दूं, नहीं तो फिर होगा क्या, फिर आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन पढ़ के आपको इतना लाभ हो जाएगा, फिर आप कुछ और पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं आपको ज्यादा लाभ नहीं देना चाहता। चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। हमने लास्ट कहां तक पढ़ा था? हमने लास्ट अमन सभा तक पढ़ लिया है ना। देखिए, हमने कहा था नवंबर 1930 में अमन सभा की स्थापना। ठीक है, अमन सभा की स्थापना किसने की? सरकार ने अमन सभा की स्थापना की है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कांग्रेस के समानांतर एक संगठन खड़ा करना जो कांग्रेस का विरोध करे। ठीक बात है, कांग्रेस के समानांतर विपरीत दिशा में एक संगठन खड़ा करना था, और वो संगठन खड़ा किया सरकार ने, और उसका नाम है अमन सभा, नवंबर 1930। ठीक होगी बात। तो इसी दौरान अमन सभा के द्वारा ना एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। संयुक्त प्रांत के गवर्नर मेलकम हैली थे। कौन थे? मेलकम हैली। इनका आपको याद भी होगा, इन्हीं के नाम पे हमारे यहाँ पे 1936 में हैली नेशनल पार्क बनेगा, आपको याद होगा ना। हैली नेशनल पार्क जो बनेगा वो इन्हीं के नाम पर बनेगा। फिर 1952 में जिसका नाम रामगंगा हो जाएगा, फिर जिम कार्बेट हो जाएगा, है ना, यही होगा वो। ये तो ज्योग्राफी के टॉपिक है, वहां बात करेंगे। फिर इसका नाम भी जिम कार्बेट हो जाएगा बाद में। तो ये मेलकम हैली है, संयुक्त प्रांत के कमिश्नर, गवर्नर। तो इनको बुलाया गया उत्तराखंड में, क्या दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पे तो राष्ट्रीय आंदोलन जैसी कोई चीज ही नहीं है, कांग्रेस का प्रभाव नहीं है। अब अमन सभा ने सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन कहाँ पे बुलाया? पौड़ी में। पौड़ी में दरबार लगाया भव्य और
वही चापलूसी होती है, आप जानते हैं, दिखा रहे हैं। यहाँ के जो अधिकारी वर्ग हैं, कमिश्नर होंगे, वो दिखा रहे होंगे कि हमने इतना बैलेंस कर रखा है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन जैसे कुछ नहीं। चलिए, अब ये अगर सम्मेलन हो रहा है तो हमारे जयनंद भारती कहाँ रुकने वाले। जयनंद भारती सम्मेलन में झंडा लेकर घुस गए। पेपर में डेट की आ गई, बात है 6 सितंबर 1932 की, ठीक बात है। और हालांकि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इन्होंने ध्वज फहराया, ध्वज फहरा करके इन्होंने दिखा दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन की मांग कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन का संघर्ष। और उत्तराखंड भी पीछे नहीं, बल्कि उत्तराखंड तो सभी राज्यों में समानांतर रूप से कदम बढ़ा के चल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब रवाई कांड पे चलते हैं। चलिए, टीरी में एक दो घटना घटी, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, 1927-28 में एक नई वन नीति आई। ठीक है, ये भारतीय स्तर पर आई थी, राष्ट्रीय स्तर पर वन नीति आई थी। अब राष्ट्रीय स्तर पर वन नीति आई थी, वन नीति पे क्या करते थे? वन नीति पे देखिए, अब आप राष्ट्रीय स्तर पर वन नीति बना दीजिए, वन नीति बना दिए तो हर पूरा देश में इतना भूगोल परिवर्तित है हमारे यहाँ कि हर जगह के लिए एक ही नीति लागू नहीं है। पहाड़ के लोगों का तो जीवन ही क्या है, जंगल पे है, पानी पे है। तो जनता के अधिकारों को जंगलों पे कम किया गया, तो जिससे क्या हो गया, रवाई क्षेत्र में असंतोष हो गया। रवाई टिहरी, तो यहाँ पे तो टिहरी के राजा हैं, और टिहरी के राजा ने जनता की आवाज को पूरी तरह से क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया है। तो फलते आंदोलन तो होगा, तो लोगों ने अपने आप को संगठित किया और संगठित करके एक पंचायत बना ली। पंचायत का नाम क्या है? आजाद पंचायत। ठीक बात है। इसके संगठनकर्ता कौन थे? यहाँ पे नाम नहीं पता, इसलिए यहाँ पर केवल ये लिखा हुआ। अब आजाद पंचायत की बैठक होती थी। रवाई और जौनपुर टिहरी के जो लोग थे, वो इनकी बैठक कहाँ होती थी? तिलाड़ी के चंदा दोजरी नामक स्थान पर आजाद पंचायत की बैठक। ठीक बात है, चलिए बिल्कुल ठीक बात हो गई। टिहरी के राजा ने हरिकिशन रतूड़ी को भेजा, काय के लिए कि भाई ये जो आंदोलन खड़ा हो रहा है, इसका समस्या का समाधान करो। राजा के प्रतिनिधि के रूप में हरिकिशन रतूड़ी आए। ठीक बात है। वैसे आजाद पंचायत की हर महीने बैठक कहाँ होती थी? ठीक बात है, आप जानते हैं। ठीक हो गई बात। अब ये पंचायत की बैठक हो रही है, उस समय यहाँ पे जो टिहरी के इस क्षेत्र के एसडीएम है, एसडीएम का नाम है सुरेंद्र दत्त। बात है 20 मई 1930 की, और डीएफओ है पदम दत्त रतूड़ी। इन्होंने जनता पर गोली चलाई है 20 मई 1930 को। आप देखिए 3 लोग मारे गए हैं इसमें। ठीक बात है, 3 लोग क्या हो गए, मारे गए। ये घटना है 20 मई 1930 की। पहली बात तो ये हो गई। चलिए, उसके बाद 10 दिन बाद 30 मई 1930 को जनता इकट्ठी हुई है यमुना के तट पर। मैदान है जिसका नाम है तिलाड़ी का मैदान, और आगे की रणनीति तय करने के लिए कि कैसे आंदोलन चलेगा। इस समय यहाँ पे दीवान है, दीवान का नाम है चक्रधर जुएल। चक्रधर जुएल स्वयं उपस्थित होंगे और निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे देंगे। कौन? चक्रधर जुएल। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के अनुसार इस घटना में कितने लोग मारे गए थे? 200 लोग मारे गए थे, जबकि टिहरी के राजा ने कहा कि केवल 4 ही लोग मारे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हीरा सिंह कर रहे थे, दयाराम कर रहे थे, और बैजराम लाला राम प्रसाद। ये 4 लोग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आपको याद करना चाहिए, हीरा सिंह, दयाराम, बैजराम और लाला राम प्रसाद, इन 4 लोगों के नाम आपको याद कर देने चाहिए। कब की घटना है ये? 30 मई 1930 की। 2 बार गोली चली है, एक बार चलवाई है एसडीएम सुरेंद्र दत्त और डीएफओ पद्मदत्त रतूड़ी ने। 30 मई को दीवान चक्रधर जुएल ने चलाई है। चक्रधर जुएल को क्या कहते हैं? उत्तराखंड का जनरल डायर कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? जनरल डायर। इस घटना की जो तुलना है वो की जाती है आपके जलियांवाला बाग कांड से। तो तिलाड़ी के कांड को क्या दूसरा नाम में क्या लिख दूं? मैं यहाँ पे लिख दूं उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग कांड। तो कोई हैरानी नहीं होगी। और यहाँ पे डायर ने चलाई थी, और उत्तराखंड का डायर हो जाएगा चक्रधर जुएल। चलिए, नेता हीरा सिंह, दयाराम, बैजराम और लाला राम प्रसाद हैं। चलिए, मैं आगे चलता हूं, आपका समय नहीं खराब करता। बाल सभा पे आते हैं। अब टिहरी के क्षेत्र में, अब मैं देखिए टिहरी के आंदोलन उठा रखे हैं इस समय। 10 मार्च 1935 को एक संगठन की स्थापना हो रही, बाल सभा। ये पेपर में आई नहीं अब तक, पता नहीं क्यों नहीं आई, आनी चाहिए। संस्थापक थे सत्य प्रसाद रतूड़ी ने। याद करिएगा, सत्य प्रसाद रतूड़ी ने 10 मार्च 1935 को बाल सभा की स्थापना की। ठीक बात है।
अब रवाई कांड का विरोध कर रहे हैं तो सकलाना पट्टी है, टिहरी की है, वहां का गांव है जिसका नाम है उनियाल गांव में सत्य प्रकाश द्वारा बाल सभा की स्थापना हुई। तो आपने देख लिया कहाँ पे हुई है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था बाल यानी बच्चों में राष्ट्रीयता का प्रचार करना था। बैठक हर शनिवार को बैठक होती थी बाल सभा की, याद करने चाहिए ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, देखिए सत्य प्रसाद रतूड़ी ने तो जन जागृति के लिए देखिए क्या जन जागृति के लिए कविता भी लिखी थी। कविता का शीर्षक क्या था? उठो गढ़वालियो नामक शीर्षक से इन्होंने कविता भी लिखी है। तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट शिरदेव सुमन, देखिए टिहरी में आए और शिरदेव सुमन का जिक्र नहीं करा तो फिर आपने कोई इतिहास नहीं पढ़ा। भारत का इतिहास पढ़ें और शिरदेव सुमन को ना पढ़ें तो इतिहास अधूरा रहेगा। उत्तराखंड का इतिहास पढ़ें और शिरदेव सुमन को ना पढ़ें तो इतिहास अधूरा रहेगा। इसलिए शिरदेव सुमन की मैंने टिहरी के क्षेत्र की घटनाएं डाली हैं तो उसमें शिरदेव सुमन जी को डाल दिया। 25 मई 1916 को जोलगांव टिहरी के शिरदेव सुमन का जन्म हुआ था। देख लीजिए 25 मई कितनी महत्वपूर्ण डेट है, याद करना चाहिए 1916। पिताजी का नाम हरिराम बडोनी, इनके पिताजी का नाम भी याद रखना चाहिए, ये आ जाते हैं पेपर में। माता जी का नाम तारा देवी है और पत्नी का नाम आ गया इनकी विनय लक्ष्मी सकलानी है। देखिए केवल पेपर की दृष्टि से आप याद करेंगे ना तो कभी आपके काम नहीं आएंगी चीजें, केवल भावनाओं से पढ़िए आप। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान देखिएगा, इनका कितना योगदान है, फिर आपको समझ आएगा कि क्या कह रहा हूं। 1929 में नमक सत्याग्रह के दौरान, नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, ये उससे पहले ही 14 दिन की जेल हुई है। ठीक बात, देहरादून में गिरफ्तार हुए थे। ये कहाँ पे गिरफ्तार हुए थे? देहरादून में। मतलब इन्हें पता लग गया था अंग्रेजों को कि क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त हैं, तो देहरादून में इनकी गिरफ्तारी हुई थी 1929 में और 14 दिन की जेल हो गई थी। क्वेश्चन है ये भी। 17 जून 1937 को सुमन सौरभ नामक संग्रह प्रकाशित किया था, कविता संग्रह प्रकाशित किया था। किसने? आपके शिरदेव सुमन ने। ये भी क्वेश्चन है। ठीक बात है। 1936 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ बनाया, ये भी क्वेश्चन है। बाद में इसका नाम 1938 में हिमालय सेवा संघ हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो आप 1938 का हिमालय सेवा संघ याद कीजिएगा और 36 का गणदेश सेवा संघ याद कीजिएगा। आप कहेंगे 36 का गणदेश, कई किताबें देख ली मैंने, सब में 36 का ही दे रखा है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए 23 जनवरी 1939 को इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना करी। प्रजामंडल की स्थापना में देहरादून में आए। ये देहरादून में किसके घर में आए? श्यामचंद नेगी के घर में। ठीक बात है। श्यामचंद नेगी का घर देहरादून में कौन से मोहल्ले में था? चक्कू वाला में था। चक्कू वाला कोई मोहल्ला होगा देहरादून में, वहां पर था श्याम सिंह नेगी का घर। वहां पर आए। कौन कौन थे? संस्थापक शिरदेव सुमन, गोविंद राम भट्ट, तोताराम गैरोला, महिमानंद नोटियाल। ये सारे के सारे कौन है? ये सारे के सारे क्या नाम है? प्रजामंडल के संस्थापक हैं। अब आपको प्रजामंडल समझना चाहिए, मैं आपको जरा सा बता देता हूं, है ना, आपको फायदा देगा। देखिए जहां भी राजा थे ना, राजा भारत में राजशाही थी, वहां पर प्रजा मंडल की स्थापना हुई है। तो इसी तरह टीवी में भी हुई है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राजशाही को उत्तरदायी बनाना। ठीक बात है। राजशाही जो उत्तरदायी बनाना, जो इनका शोषणकारी रूप है राजा का, उसे क्या करना? उसे प्रजा के इच्छाओं को, देखिए मान लीजिए जनता है, जनता कहाँ? ये प्रजामंडल जनता में से चुना गया और राजा तक ये अपनी बात पहुंचाने का एक साधन है प्रजामंडल। ठीक बात है। तो जितने भी भारत में राज्य रजवाड़े थे सब जगह प्रजामंडल बना था। ब्रिटिश सरकार ने इसे मान्यता भी दी थी। तो उत्तराखंड में भी प्रजामंडल बन रहा है, 23 जनवरी 1939 को बन रहा है। ठीक होगी बात। आप संस्थापक आपको देखने चाहिए। चलिए इतनी बात तो ये पूरी हो गई है ना, इतनी बात पूरी हो गई। यहां से क्या क्वेश्चन आते हैं? देखिए कहां जन्म हुआ, कब हुआ, एक पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पत्नी का नाम, कब जेल गए। ठीक बात है। सुमन सौरभ किसका है? फिर ये वाला क्वेश्चन दिल्ली में गणतंत्र सेवा संघ का, फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक बात है, यहां तक खत्म हो गया। चलिए अब यहां पे बात खत्म करके अगस्त 1942 में देवप्रयाग टिहरी में सकलानंद ढोभाल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और क्या कह रहे हैं? टिहरी में आंदोलन को तेज करेंगे। एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया भारत में, तो टिहरी रियासत में भी समानांतर रूप में राष्ट्रीय आंदोलन चले, उसके लिए बैठक हो रही है। अगस्त 1942 में बैठक सकलानंद ढोभाल की अध्यक्षता में कहां पर हो रही है? ये हो रही है देवप्रयाग में। चलिए आगे चलता हूं। चलिए
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी आपके श्रीदेव सुमन गिरफ्तार हुए, और देखिए कहां पे थे ये, आगरा जेल में थे। क्वेश्चन बन जाता है, वापस आगरा जेल से छूटने के बाद टिहरी रियासत में जा रहे थे तो राजा ने गिरफ्तार करवा दिए। कौन है इस समय राजा? इस समय राजा है नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह का काल है 1913 से 1946। ये नरेंद्र शाह के समय की घटना है। कुल 209 दिन जेल में रहे। 29 फरवरी को इन्होंने अपना अनशन शुरू किया था, जो कि 3 मई को भूख हड़ताल में कन्वर्ट हो गया। 84 दिन तक भूख हड़ताल की, 3 मई से 25 जुलाई तक 1944 तक, और इन्होंने शरीर त्याग दिया आपके मेरे देश के लिए। ठीक हो गई बात। चलिए, शेखर पाठक ने क्या टिप्पणी की? शेखर पाठक ने कहा ऐतिहासिक अनशन है ये, देख लीजिए, छोटी मोटी बात नहीं है। उत्तराखंड का राष्ट्रीय आंदोलन में भरपूर योगदान है। चलिए देखिए, ये तो हो गई 25 जुलाई की घटना। ये है 25 जुलाई की घटना, इन्होंने जब शरीर त्याग दिया 25 जुलाई 1944। ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के जब सैनिक आए थे ना उत्तराखंड में वापस लौट कर, जो यहां से थे, अभी पढ़ेंगे हम, तो उन्होंने देखिए 25 जुलाई को क्या मनाया था? सुमन दिवस मनाया था। 1946 में आए थे ना ये बाद में, तो उन्होंने 1946 में पहली बार सुमन दिवस मनाया गया था 25 जुलाई को, श्रीदेव सुमन की स्मृति में। चलिए, यहां पर बात खत्म होगी। अब क्या हो रहा है टिहरी में वो देख लेते। पहले मैं यहां पर आगे एक घटना की बात करूं, फिर मैं आगे आता हूं। देखिए, ये घटना देखिए, 21 अगस्त 1946 लिखा हुआ है 21 अगस्त। 21 अगस्त 1946। उससे पहले की घटनाएं देखते हैं पहले, फिर मैं आगे आता हूं। देखिए अब आप, सबसे पहले ये 2 घटनाएं मैं अभी पढ़ूंगा, इनको अभी नहीं पढ़ रहा। पहले पीछे आते हैं एक बार। 20 मार्च 1938 की बात है। दिल्ली में एक सम्मेलन हो रहा है। दिल्ली में किसका सम्मेलन हो रहा है? अखिल भारतीय पर्वतीय सम्मेलन। तो हमारे यहाँ से कौन गए थे? बद्रीदत्त पांडे गए थे, और श्रीदेव सुमन ने भाग लिया था इसमें। ठीक हो गई बात। श्रीदेव सुमन और बद्रीदत्त पांडे ने किसमें भाग लिया था? अखिल भारतीय पर्वतीय सम्मेलन। ये भी क्वेश्चन बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उठा लीजिएगा। ठीक होगी बात। चलिए, इसके आसपास और क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फिर 5 से 6 मई 1938 को नेहरू जी की अध्यक्षता में श्रीनगर में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, जिसमें श्रीदेव सुमन ने जाकर के नेहरू जी से मिले थे और टिहरी रियासत की प्रजा के कष्टों से अवगत कराया था नेहरू जी को कि प्रजा को क्या कष्ट हैं। चलिए, ये भी क्वेश्चन हो जाता है आपके। 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए, अब मैं वापस आता हूं। देखिए, 21 अगस्त 1946 की बात है। आपसे पूछे टिहरी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता कब मिली है, तो आप कहेंगे राजा ने मान्यता दी है 21 अगस्त 1946 को। ये डेट हो जाती है इंपॉर्टेंट। मान्यता किसके प्रयासों से मिली है? कुशलानंद गैरोला। मैं हाईलाइट कर लेता हूं, कुशलानंद गैरोला है। कहा गया हाईलाइटर? ठीक है, आपके जय नारायण व्यास है और बजरंग बहादुर सिंह, 3 लोग हैं जिनके प्रयासों से आप देखिए प्रजामंडल को मान्यता मिली है। प्रजामंडल बनी कब थी? एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर प्रजामंडल को भी हमने देखा ना, ये देखते हैं, ये कहा गया, ये रहा। प्रजामंडल बनी थी 23 जनवरी 1939 को। इस घटना को अब आगे जोड़ेंगे। आपसे पूछे प्रजामंडल को मान्यता कब मिली, तो आप कहेंगे 21 अगस्त 1946 को प्रजामंडल को मान्यता मिली है। प्रयास कुशलानंद, जय नारायण और बजरंग बहादुर है। चलिए, अब मैं वापस आता हूं, फिर आता हूं। 21 अगस्त की बात हो गई। अब 29 अगस्त की घटना। 29 अगस्त 1946 को प्रजामंडल और टिहरी के राजा के मध्य समझौता होता। देखिए, 21 अगस्त को मान्यता मिली है। यहाँ पे दोनों घटनाओं को पैरेलल में लीजिए। 21 अगस्त को मान्यता मिली 46 में, और 29 अगस्त को क्या हो रहा है? समझौता हो रहा है। समझौता क्या कहलाता है? ये समझौता अगस्त समझौता कहलाता है। इसमें तय ये हुआ था, प्रजामंडल ने कहा कि हम राजा के कार्यों में बाधा नहीं डालेंगे, नंबर 1 बात। तो राजा ने कहा मैं आपके कैदियों को मुक्त कर दूंगा। ये हुआ है समझौता। दोनों डेट याद हो गई होगी मेरे ख्याल से। चलिए, उसके बाद मैं आगे चलूं, उससे पहले मैं एक बार पीछे आता हूं। अगस्त में समझौता हो गया,
अगस्त में समझौता हो गया 29 अगस्त 1946 को। उसके बाद टिहरी में नया भू बंदोबस्त आया। चलिए आ गया। अब ये भू बंदोबस्त आया है, राजा तो अपने अधिकारों की रक्षा कर रहा है, कृषक की, जनता की कहाँ रक्षा कर रहा था। तो उसके विरुद्ध टिहरी में एक आंदोलन खड़ा हो गया। 1946 में ही किसान आंदोलन शुरू हो गया। ठीक हो गई बात। किसान आंदोलन में नेता गिरफ्तार हो गए। कौन कौन? नागेंद्र सकलानी नंबर 1, दौलत राम नंबर 2, परिपूर्णानंद पैनुली, तीनों नेता गिरफ्तार हो गए और भी बहुत लोग गिरफ्तार हुए। अब ये गिरफ्तार हो गए तो इन्होंने जनता के कष्टों के लिए देखिए 13 सितंबर 1946, अगस्त के बाद सितंबर में आ गए, इन्होंने टिहरी जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। किसने? नागेंद्र सकलानी, दौलत राम, परिपूर्णानंद पैनुली। ठीक है, जिनकी मांग क्या थी? एक तो रजिस्ट्रेशन एक्ट को समाप्त करना। देखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट कब का है? 1941 का है। ठीक बात है। दूसरा, किसानों के जो ये भू बंदोबस्त आया है, इससे किसानों को होने वाली हानि का भी विरोध कर रहे थे। आप कहेंगे ये रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है? देखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या था? रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहा गया था कि टिहरी में कोई भी स्वतंत्र संस्था बनेगी तो वो वैध नहीं होगी, अवैध होगी। ठीक बात है। चलिए, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1941 का टिहरी में बना था। ठीक है, तो देखिए जय नारायण व्यास ने अनुरोध किया तो इन्होंने 22 सितंबर को भूख हड़ताल तोड़ दी। तो कब से कब तक रही? 13 से 22 सितंबर तक, यानी कि टोटल 9 दिन की भूख हड़ताल रही है। ठीक बात है। चलिए, उसके बाद एक घटना रह गई थी पीछे, मैं उस पे आता हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। देखिए 24 नवंबर को नागेंद्र सकलानी फिर गिरफ्तार हो गए हैं। ठीक बात है। देखिए अगस्त की 2 घटनाएं, फिर सितंबर में इनकी भूख हड़ताल छोड़ दी, फिर इन्हें रिहा कर दिया गया था, फिर नवंबर में फिर गिरफ्तार हो गए नागेंद्र सकलानी। क्वेश्चन हो गया ये। चलिए, एक पीछे रह गई थी, उसे बात करूंगा। फिर 1947 में चलते हैं। टिहरी में प्रजामंडल का पहली बार वार्षिक सम्मेलन कब हो रहा है? मई 1947 में हो रहा है ना, डेट ये क्रम से तो लगाएंगे ही हम। यहाँ पर जरा सा 1-2 का क्रम बिगड़ गया है, तो मैं तो पढ़ाऊंगा तो क्रम से ही। तो अब मई 1947 में प्रजामंडल का पहला वार्षिक सम्मेलन कब हो रहा है? मान्यता कब मिली थी? मान्यता मिली थी 21 अगस्त 1946 को, और सम्मेलन हो रहा है मई 1947 को। चलिए आगे चलता हूं। अब यहां पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 अभी हमने देखा नवंबर 1946, क्या देखा हमने देखा 24 नवंबर 1946 को नागेंद्र सकलानी को गिरफ्तार कर लिया, ये स्थिति है। इससे आगे चलते हैं। 10 दिसंबर 1946 को परिपूर्णानंद जो गिरफ्तार थे, जेल में थे, ये टिहरी जेल से फरार हो गए। अब आपको याद करना चाहिए कौन टिहरी जेल से फरार हुए थे? परिपूर्णानंद पैनुली। कब हुए थे? तो आप कहेंगे 10 दिसंबर 1946 को परिपूर्णानंद पैनुली फरार हो गए टिहरी जेल से। चलिए अब यहाँ 1947 की बात कर लेते। देखिए 5 से 6 जनवरी 1947 की बात कर रहे हैं। पितृशरण रतूड़ी हैं। पितृशरण रतूड़ी कौन है? ये भी आजादी फौज में थे। तो ये आए और इन्होंने यहाँ पर कोट द्वार में एक बैठक बुलाई है। बैठक क्यों बुलाई? इन्होंने सबको इकट्ठा करे, कहने लगे भाई देश आजाद होने जा रहा है, अंग्रेज घोषणा कर चुके हैं कि हम देश को आजाद कर देंगे। अब 15 अगस्त को 47 में आजाद हो रहा है, उससे पहले जनवरी 47 में कर रहे हैं कि भाई टिहरी का क्या भविष्य होगा। तो प्रजामंडल, आजाद हिंद फौज के जो सैनिक लौट के आए थे वो, और कांग्रेस कमेटी, तीनों मिलकर के सम्मेलन कर रहे हैं। किसकी अध्यक्षता में? पितृशरण रतूड़ी की अध्यक्षता में। कहां पे कर रहे हैं? कोट द्वार में कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं आपको समझ आ गया होगा। चलिए उसके बाद यहां पे घटना को उस वाली को जोड़ लीजिएगा, ये वाली को है ना। मई 47 में टिहरी में प्रजामंडल का पहली बार सम्मेलन हुआ है ना, वार्षिक सम्मेलन। मैं जोड़ देता हूं, अभी क्रम भी लग जाएगा आपका। यहां पे इन दोनों के बीच में यहां पर एक घटना जोड़ देते हैं। फिर मई 1947 में किसका? प्रजामंडल का क्या हुआ? वार्षिक सम्मेलन हुआ। तो आपकी घटना जुड़ जाएगी, है ना। ठीक हो गई बात। आप देख सकते हैं प्रजामंडल का वार्षिक सम्मेलन हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, हम जानते हैं। प्रजामंडल के अध्यक्ष थे परिपूर्णानंद पैनुली। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि इन्हें पता था कि देश में कैसे आंदोलन शुरू करेंगे अब ये, कि टिहरी के राजा तो विलय पत्र पर साइन नहीं कर रहा है। ठीक है,
इसी दिन 15 अगस्त 1947 को देहरादून से एक पत्र चलाया गया कि टिहरी में राष्ट्रीय आंदोलन तेज करो, युगवाणी नाम का पत्र प्रकाशित किया गया। उद्देश्य क्या है युगवाणी का? युगवाणी का उद्देश्य है कि कैसे हम टिहरी में राजा पर दबाव बना सकें। तो याद रखिएगा, कहीं आपसे पूछ ले, हमारे उत्तराखंड में पूछ ले कि स्वतंत्रता के दिन कौन सा पत्र चला था उत्तराखंड से, तो आप ये लगा देंगे। चलिए, 10 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में, देखिए जेल में थे फिर रिहा हुए, इन्होंने कीर्तिनगर अदालत को घेर लिया, यहां संघर्ष हुआ और 11 जनवरी 1948 को गोलीबारी हो गई। नागेंद्र सकलानी और मूलूराम शहीद हो गए। तो नागेंद्र सकलानी यहाँ पर शहीद हुए थे। ठीक बात है। कीर्तिनगर का नाम शहीदी नगर भी है, यहीं से पड़ा है कीर्तिनगर का नाम शहीदी नगर। ठीक होगी बात। तो आप देख लीजिए, 10 जनवरी 1948 को कीर्तिनगर अदालत पर छापा मारा है, 11 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी और मोलूराम शहीद हो गए। चलिए, अब भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। 15 जनवरी 1948 को शवों के साथ भीड़ प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में इकट्ठी हो गई। ठीक बात है, जहां वीरेंद्र सकलानी ने पंचायत का गठन किया था जिसका नाम था आजाद पंचायत। ठीक होगी बात, अभी नहीं याद कर लेना। नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे, वीरेंद्र सकलानी ने आजाद पंचायत का गठन किया। चलिए, 16 जनवरी को दौलत राम की अध्यक्षता में बड़ा सम्मेलन हो रहा है। टिहरी का राजा घबराएगा, भीड़ इकट्ठी होती जा रही है ना, गोली चला दी, हिंसा का सहारा लिया, भीड़ इकट्ठी हो रही है। 15 फरवरी को टिहरी के राजा पर देखिए अंतरिम सरकार की, टिहरी का राजा घबरा गया, सम्मेलन देख के क्या हो गया, घबरा गया। तो उसने कहा कि मैं जनता की सरकार बना देता हूं। तो उसने एक अंतरिम अस्थायी रूप से इंटरिम सरकार बना दी टिहरी में। 4 सदस्य तो प्रजामंडल के दिए और 1 सरकार का, तो 5 सदस्यीय सरकार बना दी टिहरी में। राजा डर गया ना भीड़ देख करके। फिर 12 अगस्त को राजा ने चुनाव भी करा दी। 12 अगस्त 1948 को टिहरी विधानसभा के चुनाव करा दिए, जिसमें प्रजामंडल के कितने स्थान? 24, प्रजा हितैषिणी के कितने? 5 और 2 स्वतंत्र। तो कितने टोटल? 31 में से 24 तो हो गए प्रजामंडल के, प्लस 5 हो गए हितैषिणी सभा के, प्लस 2 हो गए स्वतंत्र। ठीक होगी बात। इस तरह से 31 हो गए। चलिए, अब सरकार पर अब विलय पत्र पर साइन होने हैं। तो राजा ने 18 मई को 1949 को विलय पत्र की सारी औपचारिकता पूरी की। राजा कौन है? मानवेंद्र। ये 1946 में राजा बने थे, 46 से 49 तक राजा रहे। टिहरी राज्य का किसमें? संयुक्त प्रांत में विलय की औपचारिकताएं पूर्ण कर ली। और एक कहा गया, एक मिनट पीछे चलता हूं। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का संयुक्त प्रांत में विलय कर दिया गया है। ये डेट भी याद करनी पड़ती है, पेपर में आ जाती है। इस प्रकार से टिहरी रियासत में जो आंदोलन हुए और विलय हुआ। चलूं आगे। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब मैं राष्ट्रीय आंदोलन पे आ रहा हूं। देखिए, मैंने टिहरी के अंदर जो आंदोलन चले वो बता दिए हैं। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह उत्तराखंड की शेष भाग में क्या? सबसे पहले देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, 1939 से में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। ठीक बात है। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, 2 गुट बन गए। जब भी गुटबाजी होती है ना वर्ल्ड स्तर पे तभी होता है। और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। ठीक है, ये धुरी राष्ट्र एक्सिस है ना। और मित्र राष्ट्र में कौन थे? मित्र राष्ट्र में था ब्रिटेन था, फ्रांस था। ठीक बात है। और धुरी राष्ट्र में कौन था? जर्मनी था, जापान था, इटली था। ठीक बात है। कहां चला गया? इटली था। तो 2 गैंग बन गए वर्ल्ड स्तर पे। जापान में जर्मनी में इस समय आया था नाजीवाद। ठीक बात है, नाजीवाद। इटली का फांसीवाद। ठीक है, जापान का बोलते हैं सैनिकवाद, है ना, सैनिकवाद। एक्चुअल में ये कोई वाद नहीं, इनकी कोई थ्योरी नहीं, इनकी एक ही मानसिकता है। और वो क्या मानसिकता थी? वो थी तानाशाही। ठीक बात है। अपने विरोधियों के, जनता के, सबके अधिकारों को कुचल करके शासन का संचालन करना। तो ब्रिटेन इनके खिलाफ लड़ रहा था। तो भारत क्या चाहेगा? भारत थोड़ी चाहेगा कि ये जीत जाए, भारत तो नहीं चाहेगा। तो लेकिन अगर भारत, ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने घोषणा कर दी। ब्रिटेन ने क्या घोषणा करी? ब्रिटेन ने घोषणा करी कि भारत जो है ब्रिटेन के साथ है। भारत
ब्रिटेन के साथ है, घोषणा कर दी। अब इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, हम लोगों से पूछा भी नहीं और घोषणा कर दी कि भारत ब्रिटेन का साथ देगा। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये तो गलत हुआ। अब गांधी जी देश में कोई बड़ा आंदोलन शुरू करते ना, तो उससे क्या होता, ब्रिटेन को दिक्कत हो जाती, तो इसका फायदा जर्मनी, जापान, इटली को मिलता। लेकिन गांधी जी अगर विरोध ना करें तब ऐसा लगेगा ब्रिटेन को कि ये तो हमारा साथ ही दे रहे हैं, तो बड़ी दुविधा की स्थिति आ गई। तो गांधी जी ने यहाँ पे एक तीसरा विकल्प चुना, वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। मतलब हम ब्रिटेन का विरोध करेंगे लेकिन इंडिविजुअल, बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, तो है ना। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह वहीं से शुरू होता है, अक्टूबर 1940 से शुरू होता है भारत में। अब भारत में अक्टूबर 1940 में विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही चुना जाता है, दूसरे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को चुना जाता है, जो एक एक करके क्रमवार क्या करेंगे, विरोध करेंगे और व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। तो उत्तराखंड में भी होना लाजमी था, तो उत्तराखंड में उसी की बैठक हो रही है 8 दिसंबर 1940 को। बैठक का और पौड़ी के डाडा मंडी में एक सभा का आयोजन किया गया। ठीक बात है। अब यहाँ पे उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह चुने जा रहे हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रही चुने जा रहे हैं। कौन कौन चुने जा रहा है? जगमोहन सिंह नेगी को लैंसडाउन से व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया, ठीक नंबर 1 सत्याग्रही। चमोली से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, नंबर 2। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बहुत बड़ा सेक्शन है, आपको याद करना चाहिए। चमोली से कौन, लैंसडाउन से कौन। श्रीनगर से रुक्मेश्वर दत्त नैथानी को चुना गया। 3 हो गए जी। चलिए, लेकिन उत्तराखंड में ना एक प्रथा चल रही थी, डोला पालकी। आप कहेंगे डोला पालकी क्या है? हम लोग इतने बड़े स्तर पे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वहीं उत्तराखंड में स्थानीय स्तर पर डोला पालकी जैसी सामाजिक कुप्रथा चल रही थी। सामाजिक कुप्रथा क्या थी? देखिए, शिल्पकार वर्ग कौन? शिल्पकार वर्ग मतलब मैं आपको बताऊं, दलित वर्ग। ये लोग ना डोला बनाता था। डोला मतलब जिसमें लड़का लड़की की विदाई होती है ना, तो दुल्हन को विदा करते हैं, डोला। ये बनाने का कारीगर का काम करते थे। लेकिन ये अपने घर में अपनी बहू बेटी को डोले में नहीं बैठा सकते थे। इस प्रकार से सामाजिक भेदभाव था। गांधी जी को बड़ा नाराज हो। क्यों? क्योंकि ये भेदभाव था जाति पात का। कहने लगे ये उच्च वर्ग के लोगों के लिए डोला, निम्न वर्ग के लोग नहीं बैठे। इसका मतलब क्या? जाति प्रथा। आप एक तरफ तो राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, अंग्रेजों से अपने हक की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप अपने राज्य में ही इस तरह की कुप्रथा चला रहे हैं। गांधी जी ने कहा ये नहीं चलने का। गांधी जी ने कहा बंद करो, तुम व्यक्तिगत सत्याग्रह, तुम इस लायक नहीं हो, तो तुम खुद तो कुप्रथाएं पाले हुए हो, और दूसरी तरफ तुम राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हो। तो डेट याद करनी चाहिए, गांधी जी ने 25 जनवरी 1941 को उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लगा दी है। ठीक बात होगी। और पूर्णचंद विद्यालंकर को भेजा कि भाई देखो, डोला पालकी की जांच करो कि ये क्यों हो रही है। जब विद्याचंकर उत्तराखंड वालों ने, नेताओं ने आश्वासन दिया कि अब डोला पालकी नहीं होगी, तो गांधी जी ने 28 फरवरी 1941 को डोला पालकी जो व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगाया था उसे खोल दिया है। तो 2 क्वेश्चन हो गई है, डेट भी हो गई, और साथ ही साथ एक कमेटी बना दी बलदेव सिंह आर्य और कलम सिंह नेगी के नेतृत्व में। याद रखिएगा, ये आपको तीनों चीजें याद कर लेनी है। उसके बाद महिला कौन? भगीरथी देवी भी व्यक्तिगत सत्याग्रह घोषित किया था। इन्होंने खुद को ही घोषित कर दिया था 19 अप्रैल 1941 को। ठीक होगी बात। यहां से क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिया। भगवान दास मुल्तानी कौन है? भगवान दास मुल्तानी साबुन की पेटियों में राष्ट्रीय अखबार को भर करके क्या करते थे? राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार करते थे। छुपा छुपा के लाते थे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या चल रहा है, क्या नीतियां, गांधी जी ने क्या कहा, नेहरू जी ने क्या कहा, सुभाष ने क्या कहा। तो ये सारी की सारी खबरें अखबारों में छपती थी। अखबार अंग्रेज आने नहीं देते थे, छुपा छुपा कर लाते थे साबुन की पेटियों में भगवान दास मुल्तानी। ठीक है, चलिए आगे चलो। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन भारत में अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। तो उसके पैरेलल हमारे यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहली छींट सुनाई दी अल्मोड़ा में। चलिए, अल्मोड़ा में क्या हुआ देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत खनक यहां से सुनाई दी अगस्त 1942 में। यहाँ पे हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, देवी दत्त और गंगा सिंह और मनोहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक बात है, ये गिरफ्तार हुए हैं अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में गिरफ्तार हुए तो विद्यार्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। विद्यार्थियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर था एक्टन के सर पे ना पत्थर लग जाएगा, उसके सर पे चोट आएगी, याद रखिएगा। इसने क्या करा? इसको गुस्सा आ गया, इसने अल्मोड़ा शहर पर 6000 का जुर्माना लगाया। 11वीं कक्षा के चतुर सिंह नाथूलाल को कैद की सजा दी, मास्टरों की सैलरी काट दी और सैलरी जुर्माने लगा दिए दुनिया भर के। इसने पता है क्या किया? एक्टन ने किया था, एक्टन का एक्ट था, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आप समझिए क्या क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछिए जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उत्तराखंड में कमिश्नर कौन था, तो आपको बताना पड़ेगा ना एक्टन।
1941 से 43 तक रहे हैं एक्टर। तो मैं बताऊंगा आपको आगे, कमिश्नर का अगला वीडियो है। चलिए, अब ना अल्मोड़ा में 3 जगह हैं जो आपको याद करनी चाहिए। एक है देगाट में क्या हुआ। देगाट कहाँ है? अल्मोड़ा में। देगाट की डेट क्या है? 18 अगस्त 1942 है देगाट की घटना, याद करिएगा। यहाँ पर क्या हुआ था? पुलिस ने गोली चलाई थी जिसमें 2 लोग शहीद हुए थे, हीरा सिंह और हरी सिंह और हीरामणि। आपको याद करना चाहिए, ठीक है, कौन कौन शहीद हुआ था देगाट में। तो आप कहेंगे देगाट की घटना, ऐसे याद करना, आपको रट्टा लगाना। देगाट की घटना 18 अगस्त 1942 को हुई है जिसमें हीरामणि और हरी सिंह शहीद हुए हैं। चलिए आगे चलता हूं। धामदेव। अब देगाट से धामदेव नामक वहीं पे एक ऊंचा टीला था, वहां पे जनता और ब्रिटिश सेना के बीच पत्थरों गोलियां चल गई। यहाँ पर कौन शहीद हुआ? आपसे पूछे धामदेव नामक ऊंचे टीले पर कौन शहीद हुआ, तो आप कहेंगे नरसिंह धानक व टीका सिंह शहीद हुए हैं। ठीक बात है। अब चलते हैं सालम की घटना में। अल्मोड़ा में ही सालम है। यह है 24 अगस्त 1942 की, ये डेट याद करनी चाहिए। देगाट की डेट क्या याद की? 18 अगस्त 1942 को। कौन शहीद हुआ वो आपने देखा। अब हम बात कर रहे हैं सालम की। सालम है 24 अगस्त 1942 की। यहां पर जाट सेना को भेजा, जाट सेना को भेजकर गोली चलवाई गई है। ठीक बात है। तो किसने भेजी? जाट सेना। डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर मतलब वहां का एसडीएम। एसडीएम का नाम है मेहरबान सिंह। ठीक बात है। और जनता पर अत्याचार किए और अनेक गिरफ्तारी हुई। लेकिन सालम के शेर कौन है? राम सिंह। राम सिंह आजाद क्या हो गए? फरार हो गए सालम के शेर। और जाकर के इन्होंने गिरफ्तारी दी है अपनी। भाग थोड़ी रहे, हम अपने देश से थोड़ी भागेंगे, भागना तो अंग्रेजों को है। तो बद्रीनाथ में जाकर के इन्होंने गिरफ्तारी दी, इन्हें मौत की सजा हो गई। देखिए अब इस बात से इंद्र सिंह न्याल खुद एक एडवोकेट थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बड़ा व्यक्ति केस लड़ेगा, तो गोपाल स्वरूप पाठक को बुलाया इन्होंने और कहा, रिक्वेस्ट की कि आप किसका? राम सिंह का केस लड़िए। इन्होंने केस लड़ा तो मौत की सजा काला पानी में कन्वर्ट हो गई। ये कौन है? गोपाल स्वरूप पाठक। ये वही है जो भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे बाद में, गोपाल स्वरूप पाठक। तो आपको याद रखना चाहिए कौन से भारत के उपराष्ट्रपति थे? ये वकील थे जिन्होंने किसका केस लड़ा? सालम के शेर का केस लड़ा। सालम के शेर कौन थे? राम सिंह आजाद। ठीक होगी बात। किसके कहने पर लड़ा? इंद्र सिंह के कहने पर। कहां पर? सालम की घटना। अब चलते हैं सल्ट में। सल्ट की घटना भी देख लीजिए, कब की है? 5 सितंबर। तो 3 डेट आ गई। देखिए, देगाट की आई थी 18 अगस्त 1942। ठीक है, फिर आ गई सालम। सालम की डेट आ गई 24 अगस्त 1942। और फिर आ गई आपकी सल्ट की। सल्ट की डेट आ गई 5 सितंबर 1942। ठीक होगी बात। चलिए, 5 सितंबर 1942। यहाँ पे अब एसडीएम कौन है? यहाँ पे जॉनसन ने जनता पर गोली चला दी। अब देखिए कौन कौन शहीद हुए, याद रखिए। गंगाराम, खीमदेव, चूड़ामणि, बहादुर सिंह शहीद हुए। ठीक बात है। तो गांधी जी ने इसे क्या कहा था? सल्ट को कहा था दूसरी बारदोली। ठीक है, 2 आ गए। एक हमारे यहाँ जलियांवाला आया था टिहरी में, और ये दूसरी बारदोली आ गई। ठीक बात है। पहली बारदोली तो गुजरात में है, हम राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ चुके हैं। चलिए, अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम कहीं और। 1947 में ना अल्मोड़ा में एक आश्रम बना था। अल्मोड़ा में किस जगह पे? चनोदा में। किसने बनाया था? शांतिलाल त्रिवेदी ने। एक ये क्वेश्चन बहुत दिन पहले आया था। ठीक होगी बात। इन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक बात है। अब यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 सितंबर 1942 को छापा पड़ा, क्योंकि इन्हें खबर मिली कि यहाँ पर भी संगठन हो रहा है, लोग इकट्ठे होकर के राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने छापा मारा और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, और कई लोग गिरफ्तार हुए जिसमें दीवान सिंह भाकुनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गई बात। तो आपसे पूछे चनोदा में छापा कब पड़ा, तो आप बताएंगे 2 सितंबर 1942 को चनोदा में छापा पड़ा। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। चलिए अब चलते हैं गोयवाल में। चमोली से 10 अगस्त को ही राष्ट्रीय आंदोलन किसने शुरू किया? भक्त दर्शन ने। और भक्त दर्शन की गिरफ्तारी हो गई, इन्हें जेल भेज दिया गया बिजनौर। ठीक होगी बात। चलिए देखिए, अल्मोड़ा से एक और व्यक्ति जिनका नाम देख लेते हैं, मोहनलाल साहा। मोहनलाल साहा ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन्हें शांतिलाल त्रिवेदी ने क्या कहा है? मातृभूमि के सत्यनिष्ठ सेवक कहा है। याद रखिएगा, किसने कहा, किसे कहा, और उन्होंने कहां पर आंदोलन किया था? तो मोहनलाल शाह को कहा। किसने कहा? शांतिलाल ने कहा। क्या कहा? मातृभूमि के सत्यनिष्ठ सेवक कहा। और मोहनलाल शाह ने कौन सी जगह पर आंदोलन किया था? अल्मोड़ा में किया था। फिर डुम्बार सिंह को देख लेते हैं। डुम्बार सिंह बिस्ट व्यक्तिगत सत्याग्रह में जेल गए थे। ठीक बात है। तो इनका इतना योगदान था, व्यक्तिगत सत्याग्रह में जेल गए थे, तो इन्हें अनेक लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने उत्कृष्ट कर्मयोगी व महात्मा कहकर प्रशंसा की है। तो याद रखिएगा, महात्मा व उत्कृष्ट कर्मयोगी किसकी उपाधि है?
धुम्बार सिंह बिष्ट की है। अनेक लोगों ने कहा था, इसलिए मैंने अनेक लिख दिया, यहां पर व्यक्तियों के नाम नहीं पूछेगा। चलिए, अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पौड़ी में भी बैठक हो रही है 13 अगस्त 1942 को। कहां पर हो रही है? पौड़ी में, कांग्रेस द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन है? सकलानंद डोभाल है, याद रखिएगा, बैठक हो रही है, इंपॉर्टेंट। अलग अलग क्षेत्र में हो रही है, किस क्षेत्र में कौन आंदोलन कर रहा है मैंने आपको बता दिया। इस तरह के क्वेश्चन उसने हिट करे हैं पेपर में। चलिए, भैरव दत्त धूलिया ने इस समय क्या कर दिया? एक पुस्तक लिख दी भैरव दत्त धूलिया ने। भगदर्शन तो गिरफ्तार हो ही गए थे, भैरव दत्त धूलिया ने कौन सी पुस्तक लिखी? अंग्रेजों को भारत से निकाल दो। किसकी पुस्तक है? भैरव दत्त धूलिया की है। इंपॉर्टेंट हो जाते, सारे ही छाटे हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपके लिए लाया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गुजुड़ू में चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, दक्षिण गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल का ग्रामीण इलाका है, पौड़ी का भी दक्षिण का, गुजुड़ू, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह क्षेत्र सत्याग्रहियों के द्वारा उत्पादन, खादी का उत्पादन चरखा चलता था, यहाँ गढ़ बना हुआ था, ठीक बात है। दिवाली के दिन 8 नवंबर को पुलिस ने यहां पर भी छापा मारा, छापा मार के भैरव दत्त धूलिया के निवास स्थान पर छापा मार कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसे गढ़वाल की बारदोली कहते हैं। कुमाऊं की बारदोली आ गई, भारत की दूसरी बारदोली आ गई, गढ़वाल की बारदोली भी आ गई है। कौन थे गुजुड़ू में नेता? तो आप कहेंगे नंबर 1 राम प्रसाद नोटियाल, नंबर 2 शीशराम पोखरियाल, नंबर 3 थान सिंह रावत, ठीक होगी बात। चलिए अब चलते हैं डाडा मंडी, ये भी पौड़ी में है। यहाँ पर कौन है नेतृत्व करते? उमराव सिंह रावत हैं। उमराव सिंह रावत कहाँ है? प्रधानाचार्य हैं। इन्होंने जनसाधारण और जनता को जागरूक किया है। छात्रों ने यहाँ अंग्रेजों की संचार व्यवस्था ठप कर दी, ठीक बात है। यहाँ पर गिरफ्तार हो गए। उमराव सिंह रावत चूंकि मास्टर थे, सरकार के विरुद्ध आंदोलन करा तो उनका राजद्रोह चला और उन्हें 4 साल की सजा हुई। उमराव सिंह रावत कहाँ है? डाडा मंडी में, याद रखिएगा। इनके साथ और कौन कौन है? आदित्य राम, दूसरे माया राम और तीसरे उमराव सिंह हैं ही, याद रखिएगा। चलिए आगे चलता हूं, आजाद हिंद फौज व उत्तराखंड। चलिए उत्तराखंड से आजाद हिंद फौज में कौन कौन गए? सबसे पहले तो कर्नल चंद्र सिंह नेगी की बात कर लेते हैं। इन्होंने सिंगापुर में ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर था। देखिए आजाद हिंद फौज के सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी सिंगापुर में ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का स्कूल था। वहां पे कमांडर कौन नियुक्त हुए थे? उत्तराखंड के थे, जिनका नाम था कर्नल चंद्र सिंह नेगी। और दूसरे व्यक्ति आते हैं देवी सिंह दानू। देवी सिंह दानू सुभाष चंद्र बोस की पर्सनल एजुडेंट थे, ठीक बात है, व्यक्तिगत अंगरक्षक के पद पर तैनात थे देव सिंह दानू, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद पीएस रतूड़ी, कर्नल पीएस रतूड़ी सुभाष चंद्र बोस की पहली बटालियन के कमांडर थे पीएस रतूड़ी, याद रखिएगा। नंबर 3 क्वेश्चन, पीएस रतूड़ी को तो सरदार जंग अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। नंबर 4 क्वेश्चन, और तीसरी बटालियन के कौन थे? मेजर पदम सिंह थे। नंबर 5 क्वेश्चन, 5 लोग मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से बताए एक बार हाईलाइट कर देता हूं यहां पर क्वेश्चन। एक चंद्र सिंह नेगी, दूसरे देवी सिंह दानू, तीसरे पदम सिंह, चौथे पीएस रतूड़ी और 5वां है सरदार जंग किसे मिला था। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं, ठीक होगी बात। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब मैं आगे चलता हूं और देखते हैं क्या है। चलिए ये वीडियो आपका जो है पूरा हो गया है, ठीक है, ये आपका पूरा हो गया है वीडियो। चलिए अगली वीडियो में हम इससे आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए 1-2 बातें और देख लेते हैं हम, आपको जो समझ आया मैं आपको बता देता हूं। देखिए 1-2 चीज देखिए, आपके यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। क्या आने वाली? भर्ती आने वाली है, पीसीएस भी आने वाला है, ठीक बात है। तो देखिए समय ऐसा चल रहा है कि मैं आपकी जितनी मदद कर सकता हूं कर रहा हूं, और जितनी करना चाहिए मुझे मैं आगे करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अगर कोई भी आपको लग रहा है कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है, तो मेरा फोन नंबर आपके पास है ही, ठीक है। आप मेरे फोन पे कॉल करके मेरे पास आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो मैं आपको मिलूंगा। लेकिन आप असमय फोन मत करिएगा, बिना मतलब फोन मत करिएगा। फोन करें तो पहले नंबर पे व्हाट्सएप कर दें कि कौन है आप, फिर मैं आपसे बात करूंगा। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप का है। कोई दिक्कत हो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक बात है। कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो, कहीं अटक रहे हो, कोई भी अगर कोई गाइडेंस की बात हो, तो आप पहले मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा,
फिर मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत हो, आपका पेपर आने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप लोग चयनित हो। ठीक बात है, आपका बेरोजगारी का धब्बा हटे आपके ऊपर से, बस मैं इतना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो आप प्लीज अगर मेरा नंबर यूज करें, ये मेरा नंबर है, तो पहले व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर मैं आपसे बात करूंगा, मैं अपने आप कॉल कर लूंगा आपको। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।